हेलो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सामाजिक अनुसंधान जो होता है, सोशल रिसर्च, उसके स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है, यानी इसके बाद क्या करना होता है। ठीक है, अनुसंधान के कई स्टेप्स होते हैं, तो वे कौन कौन से स्टेप है। और इससे पहले का जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि अनुसंधान क्या है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया गया क्रमबद्ध प्रयास जो होता है उसे अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, अनुसंधान में क्या किया जाता है, क्रमबद्ध प्रयास से नए ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। तो चलिए जानते हैं मेजर स्टेप्स इन सोशल रिसर्च क्या क्या है। हम किसी भी अध्ययन में एक पग भी आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक कि हम उसका प्रारंभ किसी सुझावपूर्ण विवेचना अथवा समस्या के समाधान से ना करें। ये कथन है कोहन एवं नागल के। सामाजिक अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति यानी साइंटिफिक मेथड के अनेक चरण हैं, स्टेप्स। अनेक स्टेप्स में वैज्ञानिक पद्धति होते हैं जिनसे होकर शोधकर्ता यानी रिसर्चर को गुजरना पड़ता है। इसमें अनुसंधान कार्य आरंभ करने के लिए, शुरू करने से लेकर सिद्धांत बनाने तक निश्चित चरण होते हैं। वैज्ञानिक पद्धति में क्या शामिल होता है, इसमें अनुसंधान कार्य शुरू करने से लेकर सिद्धांत बनाने तक निश्चित चरण होते हैं। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान में अनेक अंतर संबंधी प्रक्रियाएं पाई जाती है जो कि परस्पर इस प्रकार जुड़ी है कि अनुसंधान का प्रथम चरण इसके अंतिम चरण की प्रकृति निर्धारित करता है। इसलिए अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व ही मतलब ये रिसर्च शुरू करने से पहले ही एक नियोजित अनुसंधान प्ररचना बना ली जाती है। जो मैंने आपको बताया था ना, रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, वही रिसर्च डिज़ाइन को पहले ही बना लिया जाता है अनुसंधान प्ररचना को। और रिसर्च के जो भी स्टेप्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि अनुसंधान का जो फर्स्ट स्टेप है उसके लास्ट स्टेप की प्रकृति, नेचर कहिए, जो उसके स्वरूप को निर्धारित करता है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न परिभाषा दी है सोशल रिसर्च के, और भिन्न उन्होंने स्टेप्स बताए हैं। तो कुछ कॉमन स्टेप्स जो होते हैं वही आपको आंसर लिखना, अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि सामाजिक अनुसंधान के चरण के बारे में बताए, उसकी विवेचना करें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर विचारक के अनुसार, जैसे श्रीमती पीवी यंग या अगस्त कामटे के अनुसार नहीं बताने, एक जनरल जो है स्टेप्स उसको आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि भिन्न भिन्न विद्वानों ने अलग अलग स्टेप्स बताए हैं। जैसे कि सामाजिक अनुसंधान के चरण, स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च में सामाजिक अनुसंधान के चरणों में के संबंध में विभिन्न विद्वानों में कुछ मतभेद है, यानी अंतर पाया जाता है, परंतु मूलतः इसके चरण एक जैसे ही है। इसके चरणों का उपयोग और चरणों के क्रम शोध की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी कि शोध की प्रकृति, उसका स्वरूप जो है वही निर्धारित करती है कि इसके चरण क्या होंगे, स्टेप्स क्या होंगे। कुछ विद्वानों ने शोध के चरण इस प्रकार गिनाए हैं। अगस्त काम्टे के अनुसार वैज्ञानिक शोध के चरण इस प्रकार है। पहला, विषय का चुनाव करना। दूसरा, अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन। तीसरा, तथ्यों का वर्गीकरण। चौथा, तथ्यों का परीक्षण। और पांचवा, नियमों का प्रतिपादन। वहीं श्रीमती पीवी यंग के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति के चरण जो है इस प्रकार है। श्रीमती पीवी यंग कहती है कि पहला स्टेप होता है रिसर्च में कार्यकारी परिकल्पना का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस। उसके बाद जो है तथ्यों का अवलोकन करना, संकलन एवं लेखन, ऑब्जर्वेशन, कलेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। थर्ड स्टेप उन्होंने बताया लिखित तथ्यों का श्रेणियों या अनुक्रमों में वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्डेड डेटा इनटू सीरीज और सीक्वेंसेस। चौथा स्टेप श्रीमती पीवी यंग ने बताया है वैज्ञानिक सामान्यीकरण तथा नियमों का निर्माण, साइंटिफिक जनरलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज। जॉर्ज ए लूनबर्ग ने वैज्ञानिक अध्ययन के 4 चरण बताए। कौन कौन से 4 चरण? पहला बताया है कार्यकारी उपकल्पना, वर्किंग हाइपोथेसिस। दूसरा चरण है तथ्यों का अवलोकन एवं लेखन, ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। तीसरा चरण है तथ्यों का वर्गीकरण एवं संगठन, क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा।
चौथा चरण है सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन। वहीं जॉन आर्थर थॉमसन ने वैज्ञानिक अध्ययन के 6 चरण बताए हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो ना, सबके अलग अलग, किसी ने किसी ने अनुसंधान के 5 चरण बताए हैं, तो किसी ने 4 बताए हैं, सबके भिन्न भिन्न हैं, लेकिन एक जनरल जो है वो आपको मैं बताऊंगी इन सब के बाद, ठीक है। जॉन आर्थर थॉमसन ने वैज्ञानिक अध्ययन के 6 चरण बताए हैं। पहला है अवलोकन द्वारा सामग्री का संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा थ्रू ऑब्जर्वेशन। दूसरा स्टेप है सामग्री का मापन तथा सही पंजीकरण, मेजरमेंट और एक्यूरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डेटा। थर्ड स्टेप उन्होंने बताया सामग्री को व्यवस्थित रूप प्रदान करना, अरेंजमेंट ऑफ डेटा। चौथा चरण है सामग्री का विश्लेषण एवं घटाने का कार्य करना, एनालिसिस एंड रिडक्शन मेकअप। पांचवा चरण है अंतिम वैज्ञानिक उपकल्पना का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोविजनल हाइपोथेसिस। नियमों का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ लॉस। पीटर एच मैन के अनुसार सोशल रिसर्च के सामाजिक अनुसंधान के कुल 7 चरण हैं। पीटर एच मैन का मानना है कि सोशल रिसर्च का पहला चरण होता है प्रारंभिक विचार, द इनिशियल आइडिया। दूसरा चरण है प्रारंभिक विचार का सिद्धांत से संबंध जोड़ना, रिलेटिंग द इनिशियल आइडिया टू थ्योरी। तीसरा चरण है उपकल्पना का परिसीमन, लिमिटिंग ऑफ द हाइपोथेसिस। चौथा चरण है सामग्री का संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा। पांचवा चरण है सामग्री का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डेटा। छठा चरण है परिणामों को बताना, स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट्स। और सातवां और अंतिम चरण है सैद्धांतिक पुनर्निवेशन, फीडबैक टू थ्योरी। अब तक मैंने जितने भी परिभाषाएं आपके बताए, जैसे कि ऑगस्ट कांटे के, श्रीमती पीवी यंग के, जॉर्ज ए लुंडबर्ग के बारे में जाना आपने, फिर जॉन आर्थर थॉमसन ने कितने स्टेप्स बताए हैं रिसर्च के वो भी जाना, और पीटर एच मैन के अनुसार कितने चरण है ये भी जाना आपने। भिन्न भिन्न विद्वानों ने, विचारकों ने किस तरह से सामाजिक अनुसंधान के चरणों की व्याख्या की, सारी चीज़ें आपने जाने। उपरोक्त विवेचन के आधार पर सामान्य वैज्ञानिक अनुसंधान में जो चरण आते हैं जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, ठीक है। तो अभी मैंने आपसे बताया था ना कि एक जनरल स्टेप्स होते हैं वो आपको आंसर करना है, ठीक है। वो मैंने बता दिया आपको सिर्फ विचारकों के अनुसार क्या है। एक जनरल जो होता है ये देखो ये है। समस्या का पहला चरण है समस्या का चयन, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी सामाजिक अनुसंधान का प्रारंभ यानी शुरुआत किसी प्रश्न या समस्या से होता है। किसी भी सोशल रिसर्च की शुरुआत किसी क्वेश्चन से या प्रॉब्लम से होता है। अतः प्रत्येक अनुसंधानकर्ता यानी रिसर्चर का यह सर्वप्रथम पहला कर्तव्य है कि वह समस्या का चयन सावधानी पूर्वक करे। सावधानी पूर्वक किया गया समस्या का चयन आगे आने वाली अनेक समस्याओं से बचा सकता है। एकॉफ के शब्दों में किसी समस्या का ठीक प्रकार से निर्धारण इसका आधा समाधान है, ठीक है। एकॉफ क्या कहते हैं? एकॉफ मानते हैं कि किसी समस्या को यदि ठीक प्रकार से निर्धारित किया जाए तो इसका आधा समाधान हो जाता है। और प्रॉब्लम वेल पुट इज हाफ सॉल्व्ड। ऐसी समस्या का चयन किया जाना चाहिए जिसका वैज्ञानिक विधि द्वारा अध्ययन संभव हो। अनुसंधान के लिए समस्या का चयन करते समय यह देखना चाहिए कि समस्या से संबंधित आवश्यक तथ्य उपलब्ध हो सके, उन तथ्यों को संकलित किया जा सके, शोध कार्य का समय पर पूरा किया जा सके, शोध कार्य को समय पर पूरा किया जा सके तथा समस्या के संबंध में सामान्यीकरण उपयोगी हो। श्रीमती पीवी यंग ने समस्या या विषम के चयन में जिन बातों पर बल दिया है वे इस प्रकार है। श्रीमती पीवी यंग ने कहा है कि विषय ऐसा होना चाहिए जिसको समझने की शोधकर्ता स्वयं योग्यता रखता हो एवं जिससे संबंधित शोध एक निश्चित अवधि में पूरी की जा सके। अध्ययन किए जाने वाले विषय से संबंधित यदि कोई अन्य शोध उपलब्ध नहीं हो तो विषय का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अध्ययन करने वाला जो विषय है उससे रिलेटेड अगर कोई रिसर्च पहले से ही नहीं किया गया है रिसर्च, तो
उस सब्जेक्ट उसका सब्जेक्ट जो है, उसका विषय का जो क्षेत्र है, स्कोप है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा व्यापक नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उपलब्ध प्रविधियों की सहायता से विषय या शोध कार्य किया जा सकता है या नहीं। उस विषय या समस्या के सामाजिक शोध के अध्ययन से वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जा सकेंगे या नहीं। ये सब पीवी यंग बता रही है कि सामाजिक समस्या का चयन या कोई भी समस्या जिसका आप शोध कर रहे हैं, उस समस्या का चयन जो है किस प्रकार करना चाहिए, क्या क्या उस पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। एकफ का मत है कि अनुसंधान की समस्या का चयन करते समय अनुसंधान उपभोक्ताओं, रिसर्च कंज्यूमर्स, इससे प्रभावित व्यक्तियों के उद्देश्यों की प्राप्ति के वैकल्पिक साधनों, विकल्पों के बारे में अनुसंधान, उपभोक्ता के मन में संदेह की स्थिति तथा इनसे उत्पन्न समस्याओं और समस्या को प्रभावित करने वाले पर्यावरण को ध्यान में रखना चाहिए। सेल्टिज, जहोदा एवं अन्य ने समस्या के चयन में 3 स्रोतों का उल्लेख इस प्रकार किया है। समस्या के चयन के 3 स्रोत बताए हैं सेल्टिज, जहोदा एवं अन्य ने। पहला है अवलोकन द्वारा विषय वस्तु में क्रमबद्ध तत्परता, दूसरा है उपलब्ध साहित्य का अध्ययन और तीसरा है अध्ययन क्षेत्र में अनुभव प्राप्त व्यक्तियों से विचार विमर्श। सामाजिक अनुसंधान के चरणों में पहला चरण मैंने आपको बताया कि समस्या का चयन करना होता है। समस्या का चयन करने के बाद उपकल्पना या प्रकल्पना, हाइपोथेसिस का निर्माण करना होता है। ठीक है। तो दूसरा चरण है हाइपोथेसिस बनाना। उपकल्पना या प्रकल्पना सामाजिक अनुसंधान का दूसरा महत्वपूर्ण चरण है। उपकल्पना यानी हाइपोथेसिस, जिसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, हाइपो एंड थेसिस। हाइपो का अर्थ है कल्पना या काल्पनिक, टेंटेटिव, तथा थीसिस का अर्थ है प्रस्तावना, स्टेटमेंट। उपकल्पना का इस प्रकार शाब्दिक अर्थ हुआ काल्पनिक प्रस्तावना। ठीक है। हाइपोथेसिस का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? काल्पनिक प्रस्तावना। उपकल्पना 2 अथवा 2 से अधिक चरों के मध्य संबंध का अनुमानित विवरण होता है। लूनबर्ग के अनुसार प्रकल्पना एक सामयिक सामान्यीकरण है जिसकी प्रामाणिकता की परीक्षा करना अभी शेष है। शोध द्वारा इस प्रकल्पना की परीक्षा की जाती है। जॉर्ज कैसवेल के अनुसार प्रकल्पना यानी हाइपोथेसिस अध्ययन विषय से संबंधित वह काल्पनिक एवं अस्थायी निष्कर्ष है जिसकी सत्यता को केवल वास्तविक तथ्य ही प्रकट कर सकते हैं। ठीक है। कल्पना कैसी है? काल्पनिक होती है। हाइपोथेसिस काल्पनिक होती है और अस्थायी होती है। प्रकल्पना शोधकर्ता के कार्य को दिशा प्रदान करती है, शोध के क्षेत्र को स्पष्ट करती है और प्रकल्पना यानी हाइपोथेसिस की सहायता से शोधकर्ता अंधकार में इधर उधर भटकने से बच जाता है। तथ्यों के आधार पर प्रकल्पना सत्य भी प्रमाणित हो सकता है और असत्य भी, परंतु इन दोनों ही स्थितियों में ज्ञान की वृद्धि होती है। ठीक है। यानी तथ्य के आधार पर प्रकल्पना चाहे सत्य साबित हो या असत्य साबित हो, दोनों ही स्थितियों में ज्ञान की बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। प्रकल्पना शोध कार्य को दिशा प्रदान करती है, शोध के क्षेत्र को स्पष्ट करती है। इसकी सहायता से यानी प्रकल्पना हाइपोथेसिस की सहायता से शोधकर्ता अंधकार में इधर उधर भटकने से बच जाता है। तथ्यों के आधार पर प्रकल्पना सत्य भी प्रमाणित हो सकती है और असत्य भी, परंतु इन दोनों ही स्थितियों में ज्ञान की वृद्धि होती है। अनुसंधान के विभिन्न चरणों में तीसरा चरण है चरों का चयन। ठीक है। सबसे पहले क्या किया गया? समस्या का चयन किया गया। दूसरे स्टेप में हाइपोथेसिस का निर्माण किया गया और तीसरा स्टेप जो है इसमें चरों का चयन, सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होता है। ठीक है। सामाजिक अनुसंधान का तीसरा प्रमुख चरण अनुसंधान समस्या से संबंधित चरों या प्रवृत्तियों का चयन करना है। चर यानी वेरिएबल का अर्थ परिवर्तित होने वाली विशेषता, पहलू या विषय है। ठीक है। चर जो है परिवर्तित होती है, जैसे कि आयु, लिंग, जेंडर, आय, शिक्षा, राजनीतिक जागरूकता,
राजनीतिक सहभागिता आदि। ठीक है, ये चर के उदाहरण है वेरिएबल्स के। एक अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या से संबंधित महत्वपूर्ण चरों के चयन के लिए कोई निश्चित विधि नहीं है, अतः उसे स्वयं यह निर्णय लेना पड़ता है। ठीक है, अनुसंधानकर्ता जो होता है रिसर्चर, वो अपनी समस्या से संबंधित महत्वपूर्ण चर जो होते हैं वेरिएबल्स, उसके चयन के लिए कोई निश्चित विधि उसके पास नहीं होता है, इसलिए उसे खुद स्वयं यह डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, चर को अनाश्रित चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तथा आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल्स में बांटा जा सकता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी अनाश्रित चर वे होते हैं जिनका हम अध्ययन करना चाहते हैं, जबकि आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल वे होते हैं जो अनाश्रित चरों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, आश्रित चर जो होते हैं वो अनाश्रित चरों पर आश्रित होते हैं। क्लियर? चरों को नियंत्रित चर कंट्रोल्ड वेरिएबल्स और अनियंत्रित चर अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स में भी विभाजित किया जा सकता है। नियंत्रित चर क्या होता है? नियंत्रित चर वे होते हैं जिन्हें हम निष्कासित या नियंत्रित या प्रभावहीन कर सकते हैं, जबकि अनियंत्रित चर वे हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक अध्ययन को प्रभावित करते हैं। तीसरा स्टेप मैंने आपको बता दिया, चरों का चयन किया जाता है, और अनुसंधान का चौथा स्टेप है, चौथा चरण है, फोर्थ स्टेप निदर्शन या प्रतिचयन सैम्पलिंग। ठीक है, एक शोधकर्ता यानी रिसर्चर चरों के चयन करने के बाद अध्ययन क्षेत्र तथा अध्ययन की इकाइयों का चयन करता है। क्योंकि वह संपूर्ण समाज, समुदाय या समग्र यानी यूनिवर्स का अध्ययन नहीं कर सकता, इसलिए वह समग्र के कुछ भागों तथा इकाइयों का चयन करता है। यह कार्य वैज्ञानिक अनुसंधान में निदर्शन या प्रतिचयन, ठीक है, जिसे इंग्लिश में सैम्पलिंग कहते हैं, कहलाता है। प्रतिचयन यानी सैम्पलिंग जो होती है, सैम्पलिंग मेथड प्रतिचयन विधि के प्रयोग द्वारा शोधकर्ता समग्र की कुछ इकाइयों अथवा ऐसे अंशों का चयन करके जो कि समग्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने समय एवं धन की बचत के साथ साथ कम समय में संपूर्ण अध्ययन कर लेता है। जैसे दैनिक जीवन में हम चावल, गेहूं या अन्य वस्तु खरीदने से पूर्व नमूना यानी सैंपल देखकर संपूर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, यह नमूना ही निदर्शन है। ठीक है, ये नमूना ही निदर्शन यानी सैंपलिंग है। सामग्री का संकलन, पांचवा चरण जो है सामग्री का संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा। निदर्शन द्वारा इकाइयों का चयन कर लेने के पश्चात यानी सैम्पलिंग के द्वारा जब यूनिट्स चुन लिए जाते हैं, चयन कर लिया जाता है, उसके बाद सामाजिक अनुसंधान का अगला चरण इन इकाइयों के संबंध में उपकल्पनाओं से संबंधित सूचना संकलन करना है। सूचना संकलन की यानी कि डेटा कलेक्ट करने की अनेक प्रविधियाँ होती है, जैसे कि अवलोकन ऑब्जर्वेशन, साक्षात्कार इंटरव्यू, अनुसूची शेड्यूल, डाक प्रणाली मेल्ड क्वेश्चनियर, एकल अध्ययन केस स्टडी, अंतर्वस्तु विश्लेषण यानी कि कंटेंट एनालिसिस, पैनल अध्ययन पैनल स्टडी, वंशावली जीनोलॉजी और अनुमापन प्रणालियाँ स्केलिंग टेक्निक्स आदि। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया डेटा कलेक्ट करने की कौन कौन सी प्रविधियाँ होती है, कौन है ना, क्या किस प्रकार से डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो इन सब चीज़ों से साक्षात्कार, अनुसूची, डाक प्रणाली, एकल अध्ययन, अंतर्वस्तु विश्लेषण, पैनल अध्ययन, वंशावली, अनुमापन प्रणालियाँ, अवलोकन, इन सब से डेटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अनुसंधानकर्ता अपनी अनुसंधान की समस्या की प्रकृति एवं जनसमूह को ध्यान में रखकर उपयुक्त प्रविधि का प्रयोग करता है, जिसकी सहायता से वह चयन की गई इकाइयों से सूचना प्राप्त कर सके। इसके संकलन में यानी डेटा कलेक्शन में शोधकर्ता रिसर्चर को पूर्णतः पक्षपात रहित होकर अपना कार्य करना चाहिए, अन्यथा नहीं तो निष्कर्ष दोषपूर्ण हो सकते हैं। अनुसंधान का छठा चरण है तथ्यों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डेटा। तथ्यों का विश्लेषण सामाजिक अनुसंधान का अगला महत्वपूर्ण चरण है। तथ्यों का विश्लेषण सामाजिक अनुसंधान का अगला महत्वपूर्ण चरण है, जिसके द्वारा तथ्यों को क्रमबद्ध करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तथ्यों के विश्लेषण में मुख्यतः 3 कार्य करने होते हैं। डेटा एनालाइज करने के लिए, तथ्यों के विश्लेषण करने के लिए संकेतन, सारणीयन एवं निर्वचन
जो है वे 3 कार्य है। संकेतन यानी कोडिंग, सामान्यतः जिस सामग्री या आंकड़ों का संकलन किया जाता है वह गुणात्मक क्वालिटेटिव होते हैं, जिन्हें संकेतन द्वारा गणनात्मक क्वालिटेटिव सूचनाओं में परिवर्तित किया जाता है। प्रश्नों के वितरण एवं वर्गों के संबंध में निर्णय पर संकेतन प्रक्रिया निर्भर करती है। सारणीयन टैबुलेटिंग, संकेतन के द्वारा जो गणनात्मक सूचनाएं प्राप्त होती है उन्हें सारणीयन द्वारा व्यवस्थित रूप प्रदान किया जाता है, जिससे सामग्री को सरलता से समझा जा सकता है। सारणीयन के लिए इस कार्य के लिए कंप्यूटर का प्रयोग भी किया जा सकता है। सारणीयन आंकड़ों को सांख्यिकी विश्लेषण योग्य बनाता है। निर्वचन इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों को सारणियों के रूप में वर्गीकृत कर लेने के पश्चात उसका निर्वचन करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मोजर एवं कैल्टन के शब्दों में सर्वेक्षण परिणामों का निर्वचन साधारण सारणीयन के सामान्य ज्ञान पर आधारित अध्ययन तथा सरल वर्णनात्मक सामग्री की व्याख्या से अधिक नहीं है। रिसर्च यानी अनुसंधान का आखिरी चरण होता है रिपोर्ट लिखना, रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट या प्रतिवेदन सामाजिक अनुसंधान का अंतिम और सबसे अधिक महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें अनुसंधान की समस्या, उपकल्पनाओं, निदर्शन, अध्ययन की विधियों एवं प्रविधियों का विस्तृत विवरण, संकलित सामग्री एवं उससे निकाले गए निष्कर्षों का स्पष्ट और संक्षिप्त विवरण होता है। इसे ही सामान्यीकरण या सैद्धांतिकरण कहते हैं। एक अच्छे प्रतिवेदन में, एक अच्छे रिपोर्ट में आगे अनुसंधान के लिए पथ प्रदर्शन होता है। अध्ययन की कमियां भी अनुसंधान की रिपोर्ट में दी होनी चाहिए। प्रतिवेदन के अंत में एक संलग्न प्रपत्र अपेंडिसेस दिया होता है, जिसमें आंकड़े एकत्र करने की प्रविधि तथा पुस्तक सूची मुख्य होती है। तो यहाँ आपने जाना रिसर्च के 7 मेन स्टेप जो होते हैं क्या क्या है, ठीक है। सामाजिक अनुसंधान के 7 स्टेप्स आपने जाने। अब MCQs इससे रिलेटेड बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा अनुसंधान का प्रमुख चरण नहीं है? इसके ऑप्शन दिए, उपकल्पना, सामग्री का संकलन, समाज सुधार या फिर सामग्री का विश्लेषण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर समाज सुधार, क्योंकि उपकल्पना, सामग्री का संकलन, सामग्री का विश्लेषण ये सब अनुसंधान के प्रमुख चरण है, ठीक है। केवल समाज सुधार जो है इसमें से ये चरण नहीं है सामाजिक अनुसंधान का। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रविधि आंकड़े संकलित करने में सहायक है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार या उपयुक्त सभी। तो आंकड़े संकलित करने की प्रविधि होती है प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार। तीनों ही तरह से आंकड़े संकलित किए जाते हैं, डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कार्य अनुसंधान में सामग्री के विश्लेषण से संबंधित है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, संकेतन, निर्वचन, सारणीयन, उपयुक्त सभी। तो संकेतन, निर्वचन, सारणीयन ये सभी जो है अनुसंधान में सामग्री के विश्लेषण से संबंधित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। चौथा प्रश्न है, ऐसी प्रस्तावना को जिसकी जांच करना अभी बाकी है क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शंस दिए, निदर्शन, उपकल्पना, निर्वचन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसी प्रस्तावना को जिसकी जांच करना भी बाकी है उपकल्पना कहा जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ब। वीडियो यूजफुल लगी है तो इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।